तो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस कक्षा 8 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का है नाम संश्लित रेशे और प्लास्टिक। तो बच्चों, संश्लित रेशे, ये जो रेशे होते हैं ये हमारे किस काम आते हैं? पहले हम आपको ये बताएंगे। ये रेशे कपड़ा बनाने के काम में आते हैं। फैब्रिक्स जो बनता है हमारा, जो हमारे कपड़े बनते हैं वो सब रेशों की मदद से बनते हैं। कुछ रेशे तो बच्चों प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं। इनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं। रेशों को जो प्राकृतिक होते हैं वो तो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और जो कृत्रिम होते हैं वो हमें लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। इनको वहाँ पर बनाया जाता है। इन रेशों को केमिकल्स वगैरह डाल के, रसायनों का उपयोग करके इन रेशों को बनाया जाता है। तो आपको पता है कि आपको गर्मी में, जैसे बोलते हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें गर्मी कम लगती है। बच्चों, इसी तरह से जब ठंड की मौसम आती है तब आपके कपड़े बदल जाते हैं, तब आप गर्म कपड़े पहनते हैं। और फिर जैसे जब थोड़ा सा हमारा मौसम बदलता है तो हम रेशमी कपड़े भी पहनते हैं। तो ये जो कपड़े हैं बनते हैं वो सब किन चीज़ों से बनते हैं? कुछ तो प्राकृतिक रेशों से और कुछ फिर कृत्रिम रेशों से कपड़ों को बनाया जाता है। तो आपको इस पाठ में हम संश्लित रेशे के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और बच्चों, प्लास्टिक का सामान आप देखते हो, आपके घर में भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक हमारे जीवन में कितना तो उपयोगी है और कितना हमारे लिए हानिकारक है। आपको हम जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं तो हम आपको हर एक चीज़ के दो पहलू बताते हैं। एक तो हमारे लिए जो आवश्यक होती हैं, महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होती हैं, और साथ ही साथ उसके कुछ दुरुपयोग भी होते हैं जो हमारे लिए कितने हानिकारक होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 3 कक्षा 8 संश्लित रेशे और प्लास्टिक। तो देखिए, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। तो बच्चों, जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक, जो भी आप ड्रेस पहनते हो वो सब क्या हैं? फैब्रिक से बनाए जाते हैं, कपड़ों से बनाए जाते हैं। तो कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ दो प्रकार के रेशे होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो आपने ये पढ़ लिया। इसमें कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। जो भी कपड़े बनते हैं वो रेशों की मदद से ही बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, आपको बताना है प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं, उनके नाम आपको इसमें एक तालिका दी हुई है। आप तालिका देखिए। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, क्रम संख्या, वस्तु का नाम, रेशे के प्रकार आपको इसमें लिखना है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। ये आपने एक सूची बनानी है, तालिका बनानी है और इसमें लिखना है। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास करना है। तो जो चीज़ें प्राकृतिक हैं वो आप लिखेंगे, जो कृत्रिम हैं वो इस सारणी में आप लिखेंगे। तो ये कार्य आप देखें कैसे करेंगे। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने कुछ वस्तुओं को अब कृत्रिम क्यों बताया कि ये चीज़ें कृत्रिम हैं, ये हम बनाते हैं। प्राकृतिक तो आपको पता है कि आपने प्रकृति से जो चीज़ें ली हैं वो प्राकृतिक हैं, और फिर उन चीज़ों का ही आप लैब में जाके वहाँ पे आप कुछ रसायन उन पर उपयोग करके और फिर एक नवनिर्मित चीज़ का निर्माण करते हैं, वो हमारी कृत्रिम चीज़ बन जाती है।
तो आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे, जैसे अब प्राकृतिक रेशे कौन से हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं, कपास है, ऊन है, रेशम है आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आपको पता है कपास हमें कहाँ से मिलती है, कपास के पौधे होते हैं, उनसे हम कपास को निकालते हैं। और फिर जो ऊन है, ऊन हमें भेड़ों से मिलती है, तो हम जब भेड़ें पालते हैं तो फिर उन भेड़ों से हम ऊन को अलग कर लेते हैं। और रेशम, रेशम तो बच्चों आपको पता है कीड़ा होता है एक, उसकी लार से जो है वो रेशम का धागा बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया ये प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं। जैसे कपास हमें पौधों से प्राप्त होती है, ऊन हमें जंतु कौन से हुए, जैसे भेड़ है उससे हमें ऊन प्राप्त होती है, रेशम हमें कीड़ों से प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया ये। अब यही आपको इसमें लिखना है अपनी सारणी में। अब दूसरी ओर क्या है, संश्लित रेशे, जिनको हम कृत्रिम कहते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ये संश्लित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो बच्चों जो कृत्रिम रेशे हैं उनको हम संश्लित रेशे, मनुष्यों द्वारा बनाए गए, और इसको हम मानव निर्मित भी कहते हैं। तो संश्लित रेशे होते क्या हैं, अब आपको इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि संश्लित रेशे क्या हैं। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अब आप यहाँ पे दो चित्र देख रहे हैं। एक चित्र में देखो कितने सुंदर माला मोती हैं, उससे एक माला बनाई गई है। और दूसरे में आप क्या देख रहे हो, दूसरे में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए और बी में कागज के क्लिप जोड़कर बनाई गई एक लंबी श्रृंखला। और एक में क्या है, मनके हैं, मोती हैं, जिनसे एक सुंदर माला बनाई गई है। और दूसरे में कागज के क्लिप जोड़कर क्या किया गया है, एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है। और इन दोनों में अब क्या समानता है, इसको देखो आप, इनमें क्या समानता आपको दिखाई दे रही है। एक संश्लित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो बच्चों इस चित्र में आपको कुछ तो समझ आया होगा कि किस तरह से छोटे छोटे मोतियों को धागे में पिरोकर एक माला बनाई गई है। तो जो माला बनी वो कितनी सुंदर लग रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्रत्येक छोटी इकाई को क्या है, मिलाकर, सबसे छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर, छोटे छोटे मोतियों को मिलाकर उन्होंने एक माला, कितनी सुंदर माला बनाई है। इसी तरह से ही कागज के क्लिप जोड़ जोड़कर उन्होंने कितनी अच्छी एक श्रृंखला बनाई है। तो आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या है। आगे है, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो क्या है बच्चों, बहुलक जो है वो हमें प्रकृति में मिलता है, और किस रूप में मिलता है, कपास के रूप में, जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज क्या है बच्चों, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब हम आपको संश्लित रेशों के प्रकार बताएंगे। संश्लित रेशे हमारे कौन से हैं, आइए देखें। पहला है हमारा रेयॉन। कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा है कि रेशम हमें कीट से प्राप्त होता है। आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं ना कि रेशम का धागा हमें किस तरह से कीट से प्राप्त होता है। उसमें आपने विस्तार से कक्षा 7 में पढ़ा था कि किस तरह से रेशम के कीड़े से हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है।
आगे देखिए, अब इसकी खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो बच्चों, आपको पता है कि रेशम कहाँ पे सबसे पहले बना? सबसे पहले चीन में इसको बना। और चीन ने क्या किया कि चीन ने किसी को नहीं बताया कि हमने ये कपड़ा कैसे बनाया है, किस तरह से हमने इसका निर्माण किया है। तो उन्होंने अपनी इस जो रेशम के कीट से रेशम बनाने की प्रक्रिया को लुप्त रखा और क्या किया कि एक तरह से उसको बिल्कुल छुपा के रखा, किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये कपड़ा हम ही बेचते रहें और अपने मुंह मांगे हम दाम लेते रहें। और ये वाकई में बच्चों, जो रेशम का कपड़ा होता है ये थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसको बनाने में व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि धीरे धीरे अब सब लोगों को, जब इतना महंगा कोई कपड़ा खरीदता है तो उसके अंदर वो होता है कि ये लोग बना रहे हैं तो हमें भी बनाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के आखिरी में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया कि किस तरह से हम रेशम का कपड़ा निर्माण कर सकते हैं और किस तरह से इसको रासायनिक उपचार से हमने प्राप्त करना है। तो यह जो रेशा है वो क्या कहलाया? रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। तो आपको समझ में आया ये? आगे बढ़ते हैं हम। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो बच्चों क्या है कि जो रेशम जो है वो तो जो रेशम का है वो महंगा होता है और रेयॉन का जो कपड़ा होता है वो भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो रेयॉन क्या है? हमारा एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है और ये भी क्या है? एक मानव निर्मित रेशा है जो कि रेशम से थोड़ा सस्ता होता है। आपको पता है रेशम सबसे महंगा है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? रेयॉन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा उससे कम उसमें तैयार हो जाता है, इसीलिए ये थोड़ा सा सस्ता होता है। तो बच्चों इससे क्या बनाया जाता है? और रेयॉन को हम कई तरह के रंगों में बना लेते हैं और इससे क्या होता है? रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं? बिस्तर बनाते हैं, चादर बनाते हैं और ऊन के साथ मिलाकर इसको हम कालीन या गलीचा बनाते हैं। आप यह चित्र में देख रहे हो, चित्र 3.2 में रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र है। इसमें आप कालीन देख रहे हो और चादर देख रहे हो। तो इस तरह से जो है इसको बनाया जाता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर हम बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया रेयॉन के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा है हमारा नायलॉन। एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। तो बच्चों जो ये नायलॉन था ये क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया है। इसको
ना तो किसी पौधे से प्राप्त किया ना किसी जंतु से। इसका निर्माण जो है वो किया गया है किस चीज़ से? कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो पहले हमने जो आपको पढ़ाए हैं प्राकृतिक रेशा, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पौधे से, जंतु से और जानवर से, इनसे हमने प्राप्त किए हैं। पर नायलॉन ही ऐसा एक जो रेशा है जिसको किस चीज़ से तैयार किया गया है? कोयले, जल और वायु से। और यह क्या हुआ फिर? ये ना तो देखो इसमें कोई जीव आया ना जंतु आया, इसको पूर्ण रूप से जो है जो नायलॉन हमारा है वो क्या है? पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। आगे देखें, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का है। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो बच्चों, जो नायलॉन रेशा था वो क्या था? बहुत ही हल्का था और चमकीला था, जिसमें चमक ज़्यादा थी। और क्या था? इसको धोना भी बहुत आसान था, क्योंकि हल्का था। जो भी हल्की चीज़ होती है उसको आप धोगे कपड़ों में तो वो कितनी जल्दी से धुल जाएगा और आराम से सूख भी जाएगा। तो ये क्या है? यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ। उस समय में जब इसको नायलॉन आया तो लोगों ने इसके बहुत वस्त्र बनाए और बेचे। आगे देखें, नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। और इसकी जो बच्चों पैराशूट देखा है, पैराशूट जब हवाई जहाज़ में कोई दुर्घटना होती है या कुछ होता है तो हम पैराशूट की मदद से उतर जाते हैं। तो जो मानव शरीर का भार है वो पैराशूट जो है संभाल लेता है। तो यह कितना मजबूत हुआ। और चट्टानों पर जब आप रस्सियों से आप चढ़ते हो, जब जो चढ़ा जाता है, जब यात्री लोग जाते हैं घूमने के लिए और फिर वो वहाँ पर जब हम पर्यटन स्थल पर जाते हैं और वहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं, तो ट्रैकिंग बच्चों ऐसा ही होती है ना, रस्सी के सहारे आप ऊंचाई पर जाते हो। तो ये इसमें भी क्या है? नायलॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कार की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग। देखो बच्चों, नायलॉन से कितनी चीज़ें बनती हैं। आप देख रहे हो, आपकी पहनने की पैरों में सॉक्स हैं, रस्सी है, तंबू है, और जो आप टूथब्रश करते हो, इस ब्रश के दांत, जो वो ब्रश के पतले पतले से रेशे होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं, नायलॉन से। और कार की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, कितनी चीज़ें हम नायलॉन से बनाते हैं। और नायलॉन क्या है? मानव निर्मित रेशा है। यह कोयला और पानी से मिलकर बना है। अब आप देख रहे हैं, इसमें आपको चित्र में दिखाया गया है कि नायलॉन से बनाए गए कितनी तरह की चीज़ें हैं। अब आप देखें, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो बच्चों, जो नायलॉन के रेशे हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि हम इससे पैराशूट बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। एक व्यक्ति वैसे ही डर से भाग रहा है तो वो पैराशूट की मदद से नीचे उतरता है तो वो चीज़ मजबूत होना कि जो उसको आराम से नीचे उतार दे। इसी तरह ही जब आप चट्टानों पर चढ़ते हो तो रस्सी चाहिए आपको, तो वो रस्सी की मदद से आप कितनी आराम से चढ़ जाते हो। तो ये बहुत ही, ये आप बच्चों, आपको यहाँ पे अगला पृष्ठ देखिए, नायलॉन के रेशे से उन्होंने पैराशूट और ये जो ट्रैकिंग करते हुए व्यक्ति दिखाया है, ये किस तरह से बच्चों जो है रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रहा है। और पैराशूट भी देखो आप, कितनी रस्सियाँ उसमें लगी हुई हैं जिसको व्यक्ति ने पहना और फिर वो नीचे उतर रहा है। आगे देखें, और चट्टानों पर
चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो बच्चों, चट्टानों पर चढ़ने के लिए आपको समझ में आ गया था कि नायलॉन का तार कितना मजबूत होता है, जिससे कि हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं और पैराशूट से नीचे उतरते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर क्रियाकलाप बताया गया। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती का धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर क्या करना है, आपने मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पल्लड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पल्लड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागे के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया, आपने ये ऐसे करना है और फिर ये जो सारणी इधर दी गई है उसमें आपको लिखना है। पहले आपको ऐसे एक चित्र में आप देख रहे हो ऐसे ही कुछ, तो आप जैसा ये चित्र में देख रहे हैं आपने एक ऐसा ही लेना है और इसको बनाना है। और फिर आपने क्या करना है, आपने उसमें एक तरफ तो आपने रखना है कपास, मतलब रुई। कपास को बच्चों रुई भी बोलते हैं, रुई रखनी है। फिर ऊन, रेशम, नायलॉन, और फिर देखो कि वो धागा किस तरह से टूटता है। तो आपको उस पर कितना वेट रखोगे कि वो धागा टूटे। तो आगे देखते हैं हम। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां का उपयोग कर सकते हैं। तो सावधान रहें कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। तो देख लिया आपने किस तरह से आपको ये वेट मशीन बनानी है, और फिर देखना है कि धागा कितने वेट पर आकर, जैसे आपने रुई रखी, कपास को रखा तो वो कितने वेट पर आकर टूट रही है। नायलॉन रखा, फिर आपने उस पर ऊन रखी, फिर रेशम रखी, तो वो आपको अंकित करना है कि कितने भार पर वह धागा टूट रहा है। तो अगला है हमारा पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिसे फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तो पहला हमारा मानव संश्लेषित रेशा क्या था, नायलॉन। अब ये दूसरा हमारा क्या आया है, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर रेशा क्या होता है, इससे भी क्या है बच्चों, कपड़े बनते हैं और भी बहुत सी सामग्री बनती है जो हमारे काम में आती है। और जो पॉलिस्टर कपड़ा है, जैसे नायलॉन बहुत हल्का था, धुलने में आसान था, इसी तरह से क्या है कि ये जो पॉलिस्टर है इससे क्या बनते हैं, ड्रेसेस बनती हैं, शर्ट बनती हैं। तो क्या होता है कि ये भी
जो है बहुत आराम से धुल जाता है और इस पर दाग धब्बे भी बहुत लगते ही नहीं हैं। मतलब अगर दाग कोई आपकी कोई चीज़ गिर भी जाती है तो बड़ी आसानी से सरलता से साफ़ हो जाती है और इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। आपने देखा है जब आप प्योर कॉटन की कोई शर्ट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, तो उसमें बहुत जल्दी ही वो ऐसे लगता है कि आपने जैसे वो बिना प्रेस किए ही पहन लिया है, वो अच्छा नहीं लगता है। पर जो पॉलिस्टर होता है इसे आप पहन कर सो भी जाओगे तो भी नहीं लगेगा कि आपने ये प्रेस नहीं किया हुआ है। तो आपको इस बात से अच्छे से समझ आ जाएगा कि कॉटन कपड़ों को हम कितना अच्छे से प्रेस करते हैं, उस पर कितना केमिकल लगाते हैं कि वो खड़ा खड़ा रहे, पर वो जो है बहुत ही क्या है कि पहनने के बाद वो बिल्कुल एक सा नहीं रहता है। पर ये जो है पॉलिस्टर, ये पहन लो, आप पहन कर सो जाओ तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें एक है टेरेलिन, जो क्या है कि बहुत ही लोकप्रिय, क्या है, लोगों को पसंद आने वाला पॉलिस्टर है। ये जो कपड़ा है बहुत ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है ये कपड़ा? क्योंकि ये महीन रेशों से बना होता है और फिर इसे किसी भी तंतु के समान बुना जा सकता है। इसकी बनावट आप कैसे भी कर सकते हो। अब देखो, आप पहेली क्या बोल रही है? मेरी माँ जल के लिए सदैव पैट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पैट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, आखिर यह पैट क्या है? तो बच्चों, पहेली क्या जानना चाहती है कि उसकी माँ जो है पानी और चावल के लिए और चीनी को स्टोर करके रखने के लिए क्या करती है? पैट की बोतलें खरीदती है। तो पैट क्या चीज़ है? आओ हम आपको पैट के बारे में बताते हैं। तो ये पैट पॉलीएथिलीन टरथलेट एक बहुत, इसका पूरा नाम क्या है पैट का? पीसे पॉली ई से एथिलीन टी से टरथलेट। समझ में आ गया? ये PET, इसका पूरा अर्थ क्या है? पॉलीएथिलीन टरथलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है? पॉलिस्टर है। इसका उपयोग किससे बनता है? बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो बच्चों, क्या है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में और फिल्म। आपको पता है कि पहले कैमरे आते थे, उसमें रील डाली जाती थी, तो उसको फिल्म बोलते हैं। बहुत से बच्चों को आज के समय में नहीं पता होगा कि फ़िल्म क्या थी। फिल्म होती थी, एक रोल होता था, वो कैमरे में डाला जाता था और पहले के समय में फिल्में उसी से बनती थी। और क्या होता था कि जो फिल्म होती थी, इसको डाला जाता था कैमरे में, फिर धुलवाया जाता था और फिर फ़ोटो बनती थी। आज के समय में तो हर एक के पास फ़ोन है, उसमें कैमरे हैं, आप फ़ोटो खींच लेते हैं। तो आपको इस बात का पता नहीं होगा कि फ़िल्म क्या चीज़ होती है। तो अब आपको समझ में आ गया ये फ़िल्म किसके बारे में है। ये वो जो टीवी पे, स्क्रीन पे आप पिक्चरें देखते हो, ये वो फ़िल्म नहीं है, ये फ़िल्म रोल होता है। आगे ये जो तार है, ये तारें भी बहुत तरह की तारें आती हैं, आपको पता है। ये तारें भी जो हैं इसी से बनाई जाती हैं, जो अब हम बताएंगे आपको आगे। अब आपने चारों तरफ अपने क्या देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिस्टर से बनी हैं। पॉलिस्टर क्या है? पॉली जमा एस्टर, क्या बन गया? पॉलिस्टर। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉर्ड, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। तो बच्चों, पॉलिस्टर के भी आगे क्या है? बहुत तरह से जो है
क्या हैं, इनके नाम हैं, जैसे पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है, इन नामों से भी इनको बेचा जाता है। जैसे नाम सुझाते हैं हम कि ये कपड़े 2 प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल जो है बच्चों वो पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। अब आप देख रहे हो कि ये कपड़े जो हैं किस तरह से किन दो जो है रेशों से मिलकर बने हुए हैं। पॉलीकॉट और पॉलिस्टर, पॉलीकॉट कपड़ा है वो किससे बना है, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है उसमें, और पॉलीवूल जो है पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। आगे देखते हैं हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तो बच्चों क्या है, ऊन जो है वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि अब ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भेड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम सिर्फ सर्दियों में ही है जो स्वेटरें पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, कंबल लेते हैं। तो ऊन का जो निर्माण है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊन को प्राप्त करना भेड़ों से और फिर उनको सही करना, ये थोड़ी सी एक महंगी प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है, ये जो एक्रेलिक रेशा है ये कृत्रिम रेशा है। ये जो है होता गर्म ही है, और इससे क्या है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो थोड़ी सस्ती बनती हैं, और इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, और ये टिकाऊ भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो इसीलिए जो लोग हैं वो प्राकृतिक रेशों की बजाय इसे लेना थोड़ा अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं और इसमें बहुत से कलर्स आ जाते हैं, उनके पास बहुत चॉइस हो जाती है, तो इसीलिए लोग इनको लेते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा जब ठंड आती है तो क्या होता है कि आपके यहाँ कोई शॉल बेचने वाला आता है, तो आपकी मम्मी को वो शॉल दिखाता है, वो कहता है ये प्योर की है, ये सेमी है। तो जो प्योर की होती है वो कितनी महंगी होती है, और जो फिर सेमी आ जाती है वो कितनी सस्ती होती है। तो आपकी जो मम्मी है वो बोलती हैं कि ये इतनी महंगी क्यों है, ये सस्ती क्यों है, तो फिर वो उसका फ़र्क उनको बताता है। इसी तरह से बच्चों इसमें है कि जो एक्रेलिक हैं चीज़ें वो सस्ती होती हैं, तो उनको बनाना भी आसान हो जाता है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 आप बच्चों जो है आपको रेशों को, प्राकृतिक रेशों को जलाने का काम एक जो है प्रैक्टिकल आप लोग कर चुके हो, वो कक्षा 7 में आपने किया। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप भी पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपत्तिजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो बच्चों क्या होता है, ये जो संश्लेषित मानव निर्मित हैं, बहुत सारे ऐसे रेशे हैं जिनको आप जरा सी तीली या आग दिखाओगे तो वो एकदम भड़क जाते हैं, एकदम पिघल जाते हैं और
दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप रसोई घर में जब जाते हो तो आप सिल्क के, आपकी मम्मी देखा होगा वो सिल्क के कपड़े या नायलॉन वगैरह के कपड़े पहनकर कभी भी रसोई में काम नहीं करती हैं। वो ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े पहनती हैं, क्योंकि उससे क्या है, वो बड़ी हमारी सरलता से, उसमें एक तो रसोई में कार्य करते हुए कोई डर नहीं होता है, तो इसीलिए। तो बच्चों, जो संश्लित रेशे हैं, इनका ये हानिकारक है, गुण है कि ये जो है इनसे बड़ी जल्दी जो है आग लगने पर या कोई गर्म भी चीज़ इनके ऊपर गिर जाएगी तो ये बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और शरीर पर चिपक जाते हैं। तो अब आगे आप देखिए पहेली क्या कह रही है। अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई में काम करते समय पॉलिस्टर के बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती है। तो बच्चों, आपकी भी मम्मियाँ रसोई में जाते समय वो कपड़ों का ध्यान ज़रूर रखती हैं। ये आप बात अपने घर में भी नोट करना। आगे देखें, संश्लित रेशों के गुण धर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। अब आपको यहाँ पर आप एक बार सोचो कि आज बारिश आ रही है तो आप किस तरह का छाता लेकर बाहर जाएंगे। संश्लित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं। तो बच्चों, जो संश्लित रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सारे गुणों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। तो बच्चों, क्या है, जो संश्लित रेशे हैं इनमें बहुत से गुण होते हैं, क्योंकि इनसे जो कपड़े बनाए जाते हैं, एक तो वो महंगे नहीं होते हैं, दूसरा वो जल्दी से सूख भी जाते हैं और अधिक चलते भी हैं, और इनको रखने का भी कोई नहीं होता है। अब जैसे आप देखोगे जो भी आपके रेशम के कपड़े, सिल्क के कपड़े, उनको आपकी मम्मी कितने आराम से ध्यान से रखती है कि उनमें कीड़ा ना लगे या उनमें कुछ ख़राब ना हो, जंग खा जाते हैं। उनको अच्छे स्थान पर साफ धूप लगाकर या नीम की पत्तियां रखकर ऐसे रखा जाता है। और फिर ऊनी कपड़े हैं तो उनको भी ऐसे ही संभाल कर सहेज कर रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। पर ये जो है संश्लित रेशों से बने कपड़े, इनको आप कैसे भी इस्तेमाल करो, कहीं भी पहन जाओ, ये ख़राब नहीं होते हैं और ये जल्दी, अगर बारिश के दिन हैं तो ये बड़ी जल्दी सूख भी जाते हैं। आगे देखें, यहाँ पर फिर एक प्रैक्टिकल क्रियाकलाप बताया गया है। एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। तो बच्चों, आपने क्या करना है, एक ही आकार के 2 कपड़े लेने हैं और वो कितने होने चाहिए, आधा मीटर वर्ग के होने चाहिए। और इनमें से एक क्या है, प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, मतलब कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरे मानव निर्मित रेशे संश्लित रेशों से बने हो सकते हैं। और आप इसके लिए, आपकी मम्मी आपको बताएगी कि ये जो है प्राकृतिक रेशा है और ये मानव निर्मित रेशा है। टुकड़ों को पृथक बीकरों में या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़ों के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और इन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपने 2 टब ले लो, बाल्टी ले लो, बीकर ले लो, कुछ भी ले लो आप, उसमें क्या करो, एक में आप कॉटन के कपड़े डाल दो, एक में आप पॉलिस्टर के डाल दो, ठीक है। और फिर 5 मिनट बाद उन कपड़ों को उसमें से निकालो और धूप में डाल दो। तो आप देखोगे एक तो उनमें कितना पानी रह गया और दूसरा वो कितनी जल्दी सूख भी जाते हैं। क्या संश्लित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? तो बच्चों, आपको पता लग जाएगा
कि जो संश्लित रेशा है वो कितना गुणधर्म वाला है, मतलब वो उसने कितना कम पानी लिया और फिर वो कितनी जल्दी सूख भी गया। तो इससे आपको पता लगेगा कि जो प्राकृतिक रेशा है और संश्लित रेशा में क्या विभिन्नता है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायी टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में भी जानकारी ले सकते हो। तो समझ में आया आपको ये रेशों के बारे में, संश्लित रेशों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है, तो शुरू करते हैं हम। प्लास्टिक, आप घर में प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुफलक है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह त्रिकबद्ध, क्रॉसबद्ध होती है। अब आपको चित्र में ये दिखा रहे हैं रेखीय कैसे है और क्रॉसबद्ध कैसे है। तो बच्चों, आप भी अपने घर में हैं, सुबह नहाने के लिए अगर आप देखो बाथरूम में जाते हो तो वहाँ आपके क्या होता है, प्लास्टिक की बाल्टी होती है, प्लास्टिक का डिब्बा होता है। आपके घर में जो कुर्सियाँ हैं वो ज़्यादातर सभी के घरों में एक प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की होती हैं। तो क्या है बच्चों, अब आप देखो कि संश्लित रेशों की तरह ही प्लास्टिक एक बहुलक है। बहुलक मतलब प्लास्टिक भी जो है वो इन्हीं किसी चीज़ों से मिलकर बना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, अब आपको उसके बारे में हम बताएंगे। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध हैं। तो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं बच्चों, वो बहुत से आकारों में हैं और साइज़ों में क्या है, मिल जाती हैं। जैसे आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढल जाता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगों और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसीलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। तो बच्चों, क्या है, प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं वो बहुत से आकारों में होती हैं। आपने देखा भी होगा कि जैसे आपने प्लास्टिक का डिब्बा देखा होगा, उसका आकार अलग होता है, बाल्टी का अलग होता है, कुर्सियां अलग रंग की होती हैं, और उसके अलावा बहुत से बर्तन ऐसे होते हैं कि जो प्लास्टिक के होते हैं। हर घर में प्लास्टिक की बहुत सी वस्तुएं मिल जाती हैं। और क्या है बच्चों, प्लास्टिक को आप पिघला कर, कोई कुर्सी टूट जाती है तो क्या होता है, आप दे देते हो। वो सारी प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनको फिर ले जाकर उनको पिघला कर दोबारा से वो चीज़ों को बना सकते हैं, और इनके कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जो है प्लास्टिक को क्या है, इसको बेल करके चादरें बनाई जाती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो कई बार घरों में शीटें लगी होती हैं ग्रीन कलर की, कलरफुल, तो ये सब शीटें जो हैं प्लास्टिक से ही बनती हैं, इनको चादर बोला जाता है। और बहुत सी तरह की तारें भी जो हैं किससे बनाई जाती हैं, प्लास्टिक से। प्लास्टिक के खिलौने हैं, बर्तन हैं, कुर्सियां हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक से बनती हैं।
पॉलीथीन, पॉली जमा एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। तो बच्चों, प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? पॉलीथीन। आपने देखा होगा कि सरकार ने कब से इन पॉलीथीन को बैन किया हुआ है। क्यों बैन किया हुआ है? ये जो पॉलीथीन है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पॉलीथीन्स हैं कितने समय से चला आ रहा है। किसी भी दुकान पर आप जाओ तो वहाँ पर लिखा, वो लोग कहते हैं हम पॉलीथीन नहीं रखते हैं, वो कागज़ के लिफाफे में आपको देते हैं सामान। तो क्या होता है, अगर आप पॉलीथीन को जलाओगे तो बहुत ही गंदा धुआं निकलेगा जो हमारे वातावरण को दूषित करेगा। तो समझ में आया? आगे देखते हैं हम। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? तो बच्चों क्या है, आपने प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़ना है और फिर क्या आपको क्या है, सभी प्लास्टिक वस्तुएं जो हैं आराम से मोड़ सकते हैं? ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सभी प्लास्टिक की वस्तुओं को मोड़ना जो है आसान हो जाता है। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं जो हैं बड़े आराम से मुड़ जाती हैं और कुछ को मोड़ने में जो है मेहनत लगती है और वो टूट भी जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो चेंज हो जाता है। आप देखो, कभी खूब गरम पानी है, वो आप एक प्लास्टिक की बोतल में डालोगे तो वो उसका आकार ही बदल जाएगा, वो बिल्कुल ही अलग तरीके की हो जाएगी। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। तो बच्चों, जो प्लास्टिक है उसको गर्म किया तो क्या हुआ, उसका आकार ही बदल जाता है और सरलतापूर्वक वो मुड़ भी जाता है। आगे देखो, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं बच्चों? प्लास्टिक के। कौन से प्लास्टिक के? थर्मोप्लास्टिक के। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। तो बच्चों, समझ में आ गया थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? खिलौने, कंघियां और अलग अलग तरह के पात्र, जैसे बाल्टी हो गई, टब हो गया, इनके निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। अब क्या है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार किसी आकार में आपने बना लिया तो गर्म करने पर भी आप क्या कर सकते हो, उसको पिघला नहीं सकते हो। ये थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। कौन से प्लास्टिक कहलाते हैं ये? थर्मोस्टेटिंग। पहला क्या था? थर्मोप्लास्टिक। उनके तो उससे तो आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे थे। तो फिर इसी तरह से ये क्या है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। इसके दो उदाहरण हैं, वो कौन से हैं? बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। किसका कुचालक है? बेकलाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने के काम में आता है। तो बच्चों, क्या कौन से हत्थे होते हैं? आपको हत्थों के बारे में बताएं। जैसे आपके घर में चाय बनाने वाला फ्राई पैन होता है, उसकी एक डंडी लगी होती है काले काले रंग की, तो वो क्या है? उसको हम हत्था बोलते हैं। और बिजली के स्विच जो आपके घर में लगे होते हैं, बटन आप बंद करते हो, पंखा चलता है, ऑन करते हो, पंखा चलता है, लाइट जलती है, फिर उनको बंद कर देते हो। तो इस तरह से इस तरह के स्विच और हत्थे आपको समझ आ गया। कढ़ाइयों के जो हत्थे काले रंग के उससे लगे होते हैं पकड़ने वाले, तो वो सब किससे बनाए जाते हैं? बैकलाइट से। अब क्या है आगे? मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। मेलामाइन क्या है?
एक उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। तो बच्चों, मेलामाइन के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत से घर में मेलामाइन के बर्तन मिल जाते हैं। तो आप अपनी मम्मी से ये पूछ सकते हो किचन में कि ये जो प्लेट है वो पूरे प्लास्टिक की है या मेलामाइन की है, तो आप उसमें अंतर देख भी सकते हो। तो इसके अलावा क्या होता है, जो टाइलें लगाई जाती हैं और कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और यह क्या है, आग का प्रतिरोधक है। अब आप चित्र 3.8 में इसके आपको चित्र में दिखाए भी गए हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं और थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। तो आपने देख लिया ये प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं ये आपको दिखाई गई हैं। तो आगे देखते हैं हम विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक कौन से होते हैं? आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जैसे जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन के बारे में सोचें तो प्लास्टिक पात्र जो हैं वो सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्का होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो बच्चों, क्या है विकल्प पदार्थ और प्लास्टिक में क्या बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि आप कहीं दूर जा रहे हो तो आप जो है पानी भर के बॉटल्स में ले जाते हो, तो वो बॉटलें होती हैं, दूध भर के बॉटल में ले जाते हो। और कई बार आपने अगर स्टोर करके अचार रखना है, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, मेवे रखने हैं, तो आप इस तरह के डब्बे लाते हो कि उसमें जो है वो सामान जो है कुछ समय तक पड़ा रहे और ख़राब भी ना हो। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? एक तो इनका जो भार होता है वो हल्का होता है और इनकी कीमत जो है वो कम होती है और ये जो है उपयोग में कितने आसानी से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और बच्चों, धातुओं की अपेक्षा हल्का होने के कारण क्या है, जैसे अब धातु हमारी कितनी महंगी आती हैं, कांसा है, पीतल है, तांबा है, ये सब क्या है, महंगा होता है, स्टील है। तो हम क्या है कि हम जो प्लास्टिक है ये हमें सस्ता पड़ता है और इसका उपयोग हमें किन किन चीज़ों में करना है, इसकी अगर आप एक सूची बनाना शुरू करेंगे ना तो एक बहुत ही लंबी सूची बन जाएगी। और इसका उपयोग हम किस में करते हैं? कारों के बनाने में और वायुयान बनाने में और अंतरिक्ष यान बनाने में। तो समझ में आया आपको कि प्लास्टिक के कितने हमारे यहाँ वो हैं गुण बताए गए आपको। अब आगे देखिए, प्लास्टिक अनिभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि अब देखो इसके बारे में अब आपको क्या बताते हैं। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ा जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता है, इसीलिए उनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। तो बच्चों, आपको पता है, आप एक बार अपने घर में भी देख सकते हैं करके कि जो लोहे के सामान, लोहे में आप कोई चीज़ पानी भर के रख दो तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे उसमें जंग लग गया है। ऐसे ही बहुत सी धातुएं हैं जिनमें आप सामान को, जैसे पीतल है, पीतल में थोड़ा सा भी नींबू लग जाए तो जैसे कोई भी खटाई वाली चीज़ हम पीतल में रख देंगे तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। ऐसे बहुत सी धातुएं हैं जिनके इस्तेमाल पर क्या होता है, या उनको हम खुले वातावरण में भी रख देंगे तो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती हैं। परंतु प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक जो है ये कभी भी ख़राब
नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इसको खुले में ऐसे हवा में भी छोड़ दो, बारिश आ रही है, उस पर धूप पड़ रही है, तो आप देखोगे कि वो ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक का। आगे देखते हैं हम, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। तो बच्चों, प्लास्टिक क्या है? एक तो हल्का होता है, मजबूत होता है, और इसकी जो उम्र होती है ना वो थोड़ी लंबी होती है। आगे देखें, पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादी दादा से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ला रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में लाने का क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों, पहले के समय में जो है प्लास्टिक इतना नहीं था। आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनके समय में स्टील की बाल्टियाँ, पीतल की बाल्टियाँ इस्तेमाल की जाती थी। ये प्लास्टिक तो भी कुछ समय से ही हमारे चलन में आया है। पहले क्या होता था, स्टील या पीतल का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब धीरे धीरे जब समय परिवर्तन हो रहा है और बहुत सी चीज़ें दुनिया में हम मानव जो है निर्मित कर रहा है, तो क्या हो रहा है, धातुओं को पीछे छोड़ा जा रहा है। तो और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो एक तो सस्ती होती हैं और दूसरा हल्की होती हैं, और इसमें आपको बहुत सी चॉइस मिल जाती है। चॉइस मतलब जैसे आप के घर का बाथरूम जो है नीले रंग का, तो आप नीले रंग की बाल्टी लाओगे, हरा रंग है तो हरे रंग की बाल्टी लाओगे, लेकिन जो स्टील था, पीतल था, उनका तो एक ही रंग होता है। तो और एक तरह की आकार की बाल्टियाँ होती हैं, उसमें ये तो नहीं होती ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, जैसे गोल है, ऐसे बाल्टियाँ नहीं होती। और जबकि आप प्लास्टिक की बाल्टियाँ देखोगे तो वो अलग अलग आकार की आपको मिल जाएंगी। तो आपने अब क्या करना है, एक सूची बनाओ जिसमें आपने क्या करोगे कि आप जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक की कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो। आगे देखते हैं हम, प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक कैसे कुचालक है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इससे बने होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा है कि जो बिजली की तारें होती हैं वो किसकी होती हैं, अंदर से तांबे की, और उसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक की कोटिंग की होती है कि वो ख़राब ना हो। और क्या है कि इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया था कि फ्राई पैन है, कढ़ाइयों के कुछ हत्थे होते हैं, वो किस चीज़ों से बने होते हैं ताकि हम गरम बर्तन को आसानी से पकड़ सकें। तो आगे देखते हैं हम, क्या आप जानते हैं, अब देखो आप क्या जानते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियां, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। आपको पता है कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी क्या है, प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ें बनती हैं। जैसे जब किसी को चोट लग जाती है तो आपने देखे टाँके लगाए जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे दवा से ठीक नहीं होगी, यहाँ पर टाँके लगाए जाएंगे। तो वो टाँके जो हैं
जिन धागों से लगाए जाते हैं वो भी किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से। और आपने देखा है कि आपको जब इंजेक्शन लगता है तो वो जो सिरिंज होती है वो भी किस चीज़ की होती है, प्लास्टिक की होती है, उसमें दवाई भर के और फिर आपको इंजेक्शन लगता है। और दूसरी ओर आपने डॉक्टर नर्स के हाथ में वो देखे हैं ग्लव्स, वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, दस्ताने, प्लास्टिक के। ऐसे बहुत सी जो हैं अस्पतालों में चीज़ें हैं जो किससे बनी होती हैं, प्लास्टिक से। आगे देखें, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विभिन्न प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। तो बच्चों, आपको जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन है तो वो देख सकते हैं कि आपने कोई सब्ज़ी गरम करनी है या कुछ बनाना है तो आप हमेशा जो है प्लास्टिक की चीज़ों में रखोगे, क्योंकि जो ओवन और उसमें है खाद्य पदार्थ को वो जो है पका देते हैं। परंतु अगर आप कोई और बर्तन रख देते हो तो वो क्या है, गरम नहीं करेगी। और क्या होगा कि प्लास्टिक के बर्तन को कोई नुकसान नहीं होता है, उसके अंदर जो हमने सामग्री रखी होती है वो पक जाती है और गर्म हो जाती है। आगे देखें, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। तो बच्चों, जो टेफ्लॉन है एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल जो है चिपकता नहीं है, और यह क्या है, भोजन पकाने के पात्रों पर न जो है परत चिपकती नहीं है, उसके काम में आता है। अब आपको एक सारणी दी गई है, आप ये सारणी देखिए। अपशिष्ट के प्रकार, अपहाइस्त होने में लगने वाला लगभग समय, पदार्थ की प्रकृति। अब इस सारणी में आप देख सकते हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे, आप ऊपर देखिए। अग्निसा प्लास्टिक यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ सकते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। तो बच्चों, क्या है कि आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड में जो आदमी आता है उन्होंने भी एक तरह की ड्रेस पहनी होती है, तो क्या है उस पर क्या मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जिससे कि वो अगर आग बुझाने का काम कर रहे हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता है। आगे देखें, प्लास्टिक और पर्यावरण। अब प्लास्टिक का पर्यावरण से क्या रिश्ता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, उनका आपस में क्या संबंध है। अब आप देखें, जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लिपटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? अब आप देख रहे हो कि जब जो प्लास्टिक है, आप देख रहे हो कि आप सब्जियां ला रहे हो, फल ला रहे हो, दालें ला रहे हो, और भी बहुत सी सामग्री आप खरीद के बाज़ार से ला रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको किस चीज़ में मिलती हैं, प्लास्टिक की थैलियों में। तो फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आप घर ले आते हो, फिर आप वो सब्ज़ी इस्तेमाल कर ली और फिर वो जो प्लास्टिक की थैली हुई वो किस में चली गई, कूड़ेदान में। तो इस तरह से क्या है, प्लास्टिक का जो है आपने देखा कि कूड़े में चली जाती है और हम कूड़े को जलाते हैं। अब आगे देखेंगे आप, पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। अब जैव निम्नीकरण क्या है? वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होता है, वो क्या है? जैव निम्नीकरण। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है। कुछ क्रियाएं तो हैं वो जल्दी अपघटित हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं, तो जो हो जाती हैं उनको हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं और जो नहीं होती हैं उनको हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। तो अब ये तालिका इससे संबंधित है, निम्नीकरण
और अनिम्नीकरण। अब अपशिष्ट के पदार्थ के प्रकार क्या हैं? सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। तो इनको अपसाहित होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। तो ये क्या हुए? जैव निम्नीकरण। और फिर कागज है, इसको 10 से 30 दिन, और ये भी क्या है? जैव निम्नीकरण। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने, जैव निम्नीकरण। और लकड़ी 10 से 15 वर्ष, जैव निम्नीकरण। और फिर इसके बाद है ऊनी वस्त्र, लगभग 1 वर्ष, जैव निम्नीकरण। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, और ये क्या हुए? जैव अनिम्नीकरणीय। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष लग जाते हैं इनको, ये क्या है? जैव अनिम्नीकरण। समझ में आया कि प्लास्टिक की थैलियों को कितने वर्ष लग जाते हैं। आगे देखें, क्योंकि प्लास्टिक अब घटित होने में कई वर्ष लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो बच्चों, आपने देखा ना कि कौन कौन सी चीज़ें थी वो जैव निम्नीकरण में थी, जिनको बहुत कम समय लगता है। और जो जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को देखा आपने कि पॉलीथीन की थैलियों को कितने वर्ष लग जाते हैं। और जब हम इनको जलाते हैं, तो मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय पहले भी बताया कि इनको जलाते हैं तो बहुत गंदी तरह की गंध आती है, जो हमारे वातावरण को दूषित करती है, जिससे क्या होता है? हमारा पर्यावरण दूषित होता है और हमें बहुत सी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। तो आपको क्या है? प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। कपास या जूट से बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों के व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकें। तो बच्चों, अब आपके यहाँ पर क्या होता है कि जब आप दुकान पर सब्जी लेने जाते हो, तो दुकानदार बोलता है मैं तो पॉलीथीन नहीं है मेरे पास, आप अपने घर से थैला लाएं। या वहाँ पर जूट से बने, कपास से बने इस तरह के थैले होते हैं जो आप ले सकते हैं। वो आपसे पैसे लेंगे उनके, और फिर कहते हैं कि आप ये ले लो और इसमें सब्जी डालकर आप घर ले जाओ। तो इसके अलावा क्या होता है कि आज के समय में कूड़ा वाली गाड़ियाँ आती हैं, तो उसमें लिखा होता है ना, इसमें गीला कूड़ा, इसमें सूखा कूड़ा। तो इस तरह से भी आज के समय में लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। पहले के समय में लोगों को इतनी जागरूकता नहीं मिलती थी। आजकल आपको क्या है, टीवी के माध्यम से अनाउंसमेंट होती रहती है। जब कूड़े वाली गाड़ी आती है, वो बोलती रहती है कि गीला कूड़ा अलग डालिए, सूखा अलग डालिए, अपने घर को, अपने वातावरण को आप स्वच्छ रखिए। तो इससे लोग थोड़े जागरूक होते जा रहे हैं और अपने वातावरण को जो है स्वच्छ रख रहे हैं। आगे देखते हैं हम, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, आपको पता है ना कि प्लास्टिक को पिघलाकर हम दोबारा जो है चीज़ें बनाते हैं, तो आपको सूची बनानी है कि कौन से ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं जिन्हें आप पिघलाकर दोबारा से उसका कुछ बना सकते हैं और उनको अलग अलग रंग दे सकते हैं। आगे देखते हैं, एक उत्तरदायित्व नागरिक के रूप में 5 R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, और उपयोग न करना, रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण रिफ्यूज हितैषी हों।
तो बच्चों हमारे यहाँ पर एक 5R नाम से एक गवर्नमेंट ने एक सिद्धांत बनाया। उसमें क्या लिखा गया कि जो चीज़ें हम उपयोग में कम लाएं, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, और पुनः उपयोग करें, रीयूज़ होने वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जैसे एक चीज़ है हम दोबारा इसका इस्तेमाल, उसको रिसाइकिल बोला गया है, और पुनः रिकवर करना है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उनको हम हटा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो पर्यावरण रिफ्यूज़ करके हम उसके हितैषी बन सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु विशेष रूप से गायें कचरा खा रही हैं? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय के एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और लापरवाही में इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहें? तो बच्चों इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जो कूड़े के, जहाँ पर क्या है कूड़े का ढेर होता है, वहाँ पर गायें जाती है, वो तो उसको क्या पता कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना है। तो प्लास्टिक की थैलियों में जो खाना लगा होता है वो उस चक्कर में क्या है, वो प्लास्टिक की थैलियाँ खा जाती हैं, जो उनके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, उनका सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, और इसके साथ साथ उनके आमाशय को भी खराब करती है, जिससे बहुत से जो है पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा क्या है, लोग हैं कोई भी चीज़ खाते हुए जा रहे हैं, उसका रैपर वहीं फेंक देंगे। और क्या इसके अलावा कूड़ा है तो वो राह चलते ही आप फेंक देते हो। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। जो थैलियाँ हैं हवा से उड़कर क्या है हमारी नालियों को रोक देती हैं, कितनी बदबू आने लगती है। ऐसे ही बच्चे जब जा रहे होते हैं तो चिप्स खाते हैं और रैपर फेंक देते हैं, बिस्किट खाते हैं रैपर फेंक देते हैं। तो इससे क्या है हमारा पर्यावरण बहुत ही दूषित होता है। इसके लिए क्या है, जगह जगह पर डस्टबिन लगे होते हैं, और जहाँ पर नहीं हो तो अपने जो आपके आसपास के एरिया के अध्यक्ष हैं उनको बोलिए कि जगह जगह पर डस्टबिन लगाएं, जिससे क्या है कि लोगों को भी नाटक के द्वारा और बातों के द्वारा और ऐड देकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। आपको पता है 2 अक्टूबर को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत सभी लोगों से प्रार्थना की गई थी, विनती की गई थी कि अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखें, साफ रखें। तो हमारे यहाँ पर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंतर्गत हर क्षेत्र को साफ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी तरह पर समय समय पर, ये नहीं कि हमें सिर्फ 2 अक्टूबर को ये करना है, आपको आए दिन अपने जो आसपास का एरिया है, आपका जगह है, उसको साफ रखनी चाहिए। आपके यहाँ पार्क हैं तो उनको साफ रखना चाहिए। तो ये सब कार्य हैं, सभी लोग जागरूक होंगे तभी यह कार्य संभव है। आगे देखें, रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। अब इसमें क्या बताया गया है कि प्लास्टिक की जो थैली होती है वो जलाशयों में, जैसे आपके घर के आसपास तालाब है या नहर बह रही है अथवा सड़कें हैं, उन पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। जब बच्चों आपको पता है कि आप घर से बाहर क्या है सामान लेने जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए।
इसके बाद क्या है, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और हमें जो है प्लास्टिक का उपयोग जो है वो बहुत ही कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे में प्रयोग कर लाइए। अब क्या है कि प्लास्टिक की जगह पर आपको क्या करना चाहिए, स्टील से बने हुए डिब्बे अपने प्रयोग में लाने चाहिए। तो बच्चों अब इसमें क्या है, इस पार्ट में आगे देखेंगे प्रमुख शब्द, कितने नए तरह के शब्द आए हैं, एक्रेलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लित रेशे, टेरेलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक, ये हमारे जो है प्रमुख शब्द आए हैं। और आपने इस पाठ में क्या सीखा इसके बारे में आप देखिए। संश्लित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया था, हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था कि संश्लित रेशे और प्लास्टिक जो हैं प्राकृतिक रेशों की भांति ही होते हैं और ये बहुत बड़ी इकाइयों में होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बहुलक। आगे देखते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। तो बच्चों प्राकृतिक रेशे हमें किससे मिलते हैं, पौधों और पशुओं से, और जबकि जो संश्लित रेशे हैं वो कहाँ से होते हैं, पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से। हम अपनी लैब में जाकर इन रेशों को बनाते हैं और ये भी क्या होता है, इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में ही बनाया जाता है। आगे देखें, संश्लित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवाएं आदि उच्च विशिष्ट उपयोग वाले उपयोग में लाए जाते हैं। अब आपको पाठ में ही पढ़ाया था हमने कि संश्लित रेशों का उपयोग बहुत सी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। ट्रैकिंग के लिए रस्से में, कपड़े, घर में कपड़े सुखाने के लिए रस्सियाँ जो बनती हैं, बाल्टियाँ बनती हैं, फर्नीचर, बर्तन, वायुयान, स्वास्थ्य सेवाओं के में भी किस तरह से यह काम में लाए जाते हैं। आगे देखें, संश्लित रेशों के वृत्त निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। तो इनके कौन से नाम हैं आपने ये पढ़े। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। तो जो ये रेशे हैं ये क्या हैं और किस तरह से भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, चाहे घर हो या बाहर, सभी और क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर यह विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लगते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रक्रिया के कारण होता है। तो बच्चों जो प्लास्टिक है वो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। यह बहुत सी विषैली गैसों का उत्पन्न करता है। आगे देखिए, हमें आवश्यकता है कि संश्लित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद लें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। तो क्या समझ में आया आपको कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, कि हमें संश्लित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग जो है उनके अच्छे गुणों के लिए करना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लित क्यों कहलाते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखें। वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो
पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर, दूसरा है रेयॉन, तीसरा है नायलॉन। तो समझ में आया आपको ये? आगे है हमारा उत्तर। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर, आपको एक प्रश्न दिया है, उसके 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही बताना है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, ये आपका प्रश्न है, क्योंकि अब ऑप्शन देखिए, इसका रूप रेशम समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, इसका रूप रेशम समान होता है। आगे देखिए, उचित, अब तीसरा प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है हमारा, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। समझ आया बच्चों आपको ये इसका उत्तर? अगला देखें, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है, संश्लेषण कहलाते हैं। नंबर 3 पर है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। तो इसका उत्तर है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। समझ आया ये रिक्त स्थान प्रश्न 3। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हों। इसका आंसर लिखिए बच्चों आप, पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती हैं। अब प्रश्न नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताएं। इसका आंसर है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। इसका है पहला, यह चिरस्थायी होता है, यह हल्का होता है, यह मजबूत होता है। अब है प्रश्न नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, यह ऊष्मा का सुचालक है। इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। अब है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक। अब इसके बारे में आप लिखें, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता उसे थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता, यह ऊष्मा का कुचालक है। इसका प्रयोग बिजली के लिए स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श की टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, समझाइए थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? डेगची के हत्थे, विद्युत प्लग, स्विच प्लग, बोर्ड इत्यादि। तो इसका उत्तर आप लिखें, डेगची हत्थे। डेगची के हत्थों को बनाने के लिए थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि थर्मोस्टेटिंग ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता रखता है। आगे है विद्युत प्लग और स्विच प्लग बोर्ड। विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड को बनाने के लिए थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचाकर रखता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जाते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जाते हैं में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। तो इसका आंसर है, आप लिखें, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ। और फिर है ख भाग हमारा, पुनः चक्रित, जिनको हम दोबारा से चक्रित नहीं कर सकते हैं वो हैं टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच। आगे देखें आप, अगला प्रश्न हमारा, राणा गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या संश्लित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखें, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज़ें खरीदने चाहिए क्योंकि संश्लित रेशे कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और वह शरीर से चिपक जाते हैं, इसीलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा के अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10। उत्तर देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंरक्षक होती है। तो इसका उत्तर लिखिए आप। प्लास्टिक एक अनिभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करते, इससे उसको आसानी से संरक्षण नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंरक्षक होती है। प्लास्टिक की संरक्षण प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 11। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूप ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आप आंसर लिखिए। नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूप ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना एवं चलाना आसान हो। इसके विपरीत ब्रश के शूक मजबूत एवं लचीले रेशों से बने होने चाहिए। यदि शूक भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के बने होंगे तो यह हमारे दांतों तथा मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के शूक नायलॉन के रेशे से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। तो ये समझ में आया आपको प्रश्न नंबर 11। अब है आगे प्रश्न नंबर 12।
जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो अब आप इसके बारे में लिखें उत्तर। प्लास्टिक अभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी एवं विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अग्निकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। इसीलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। नंबर 1 है पुनः उपयोग कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए और उपयोग कम कीजिए। तो समझ आया इसके जो 4 सिद्धांत हैं। आगे देखें आप, कॉलम ए तथा कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों का सही से मिलान करना है। तो कॉलम ए में है पॉलिस्टर, तो आप अब इसका किससे मिलान करेंगे? उधर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। पॉलिस्टर का आंसर कॉलम बी में ये होगा, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। दूसरा है टेफ्लॉन, इसका उत्तर कॉलम बी में होगा, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। नंबर 3 पर है रेयॉन, इसका उत्तर कॉलम बी में आप देखेंगे, काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नंबर 4 पर है नायलॉन, कॉलम बी में देखेंगे, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। नायलॉन किस में इस्तेमाल होता है? पैराशूट और मोजा बनाने में। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 14, संश्लित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, संश्लित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक होता है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्रकृति रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और ये रसायन वनों से प्राप्त नहीं किए जाते। तो अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न नंबर 15, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक का विद्युत का कुचालक है। तो आप इसका उत्तर लिखें। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पीवीसी और पॉलीथीन। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता, परंतु इस क्रियाकलाप में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने अंदर से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न अभ्यास था। आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया कि संश्लित रेशे और प्लास्टिक हमारे जीवन में कितनी महत्ता रखते हैं और इनके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। आपने इस पाठ में यह अच्छे से समझा। अच्छा बच्चों, गुड बाय।